आप सभी को मेरा नमस्ते। एक बार फिर से पीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये पीसी क्लासेज आपको कोरोना महामारी जो अभी चल रही है इस कारण से विद्यालय नहीं ओपन हो पाए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसी क्लासेज ने आपको दिया है और घर बैठे आप सुरक्षित रहते हुए इस माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं अशोक कुमार शर्मा आपका पीसी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स 12वीं कक्षा की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है यानी कि दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने किरण प्रकाश की, तो किरण की डेफिनेशन, प्रकाश की डेफिनेशन, इन चीज़ों के बारे में बात की थी। कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में भी मैंने रेगुलर, इर्रेगुलर यानी कि नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में बताया था। फिर मैंने बात की थी परावर्तन के नियमों के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको वापस से डिटेल्स में उनको व्याख्या कर देता हूँ। लाइट की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि लाइट एक वह माध्यम है जो स्वयं तो क्या रहता है, अदृश्य रहता है, वस्तुओं को हमें क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के बाद में हमने बात की थी किरण प्रकाश की, यानी कि प्रकाश के चलने के पथ को ही क्या कहते थे हम, किरण कहते थे। क्या कहते थे, किरण कहते थे। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में, थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना। फिर हमने बात की थी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज में मैंने बताया था कि जब बहुत सारी किरणें पैरेलल और एक ही दिशा में चले, किस में चले, एक ही दिशा में चले, तो क्या कहलाता था, प्रकाश पुंज कहलाता था। प्रकाश पुंज के अलावा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे प्रकाश की घटनाएं, जिसमें मैंने बात की थी किसकी, परावर्तन की। तो परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, और परावर्तक पृष्ठ कैसी होगी, अपारगमित, यानी कि उसमें प्रकाश क्या नहीं होना चाहिए, पारगमित नहीं होना चाहिए, यानी कि आर पार नहीं जाना चाहिए, उससे टकराती है तो क्या है, वापस अपने उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है। और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती थी, परावर्तन कहलाती थी। क्या कहलाती थी, परावर्तन कहलाती थी। फिर मैंने बात की थी कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है किससे, समतल या चिकने पृष्ठ से, तो कौन सा परावर्तन होता था, कौन सा होता था, नियमित परावर्तन। कौन सा होता था, नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है किसी असमतलीय या वक्र पृष्ठ भी हो सकता है वो, या मैं कहूं खुरदरा, कैसा पृष्ठ, खुरदरा, तो उससे कौन सा परावर्तन होता था, अनियमित परावर्तन। और ये ध्यान रखना कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो कौन से परावर्तन की वजह से दिखाई देती हैं, अनियमित परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से, अनियमित परावर्तन की वजह से। फिर मैंने नेक्स्ट बात की थी परावर्तन के नियमों की, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने दो नियम बताए थे। पहला नियम मैंने कहा था कि हम तीन चीजें पढ़ के आए थे। आपतित किरण यानी कि जो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये इंसिडेंट हो रही है। फिर मैंने कहा था कि भाई टकराकर वापस लौट जाती है, उसको परावर्तित किरण कहा था। और फिर एक अविलंब, एक क्या बताया था मैंने, अविलंब बताया था। ये तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही समतल में होने चाहिए। और समतल के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, दो अक्ष ले लीजिए कोई भी, और दो अक्षों से मिलकर किसका निर्माण होता है, एक प्लेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लेन का निर्माण होता है। फिर मैंने बात की थी दूसरे नियम की। मैंने कहा था कि भैया कि कौन, आई फॉर इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब आपतन, तो आपतन कौन, और रिफ्लेक्टिव एंगल यानी कि परावर्तन कौन, दोनों के मान क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, वही परावर्तन, और उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य आपको बता रहा हूं। तो 3-4 तथ्य बताऊंगा या 3-4 पॉइंट। सबसे पहले हम बात करें कि जितना आपतित किरण को क्या किया जाता है, झुकाया जाता है, तो परावर्तित किरण भी उतनी ही क्या हो जाती है, झुक जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, जैसे मैंने ये इंसिडेंट रे है और इसको मैंने क्या किया है, 30 डिग्री पर क्या किया, आपतित कराया, और जब ये परावर्तित होके गई तो कितने पर, 30 पर। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। क्यों, ये भी डेफिनेशन में बता चुका हूं, अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो जैसे 30 पर मैंने इसको क्या किया, इंसिडेंट किया, तो कितने पर रिफ्लेक्टिव हो गई,
30 डिग्री पर। अब देखिए इसको क्या कह रहा हूं मैं, अब जैसे मैंने इसको क्या किया, इंसिडेंट रे को 45 डिग्री पर क्या किया, इंसिडेंट कराया, आपतित कराया इस परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर। ये कौन सी रे है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये कौन सी है, परावर्तित किरण। कौन सी है, परावर्तित किरण। तो अभी मैंने 30 की बात की थी तो 30 पर लौट के चली गई। अब मैंने किस पर कराया, इसको 45 डिग्री पर इंसिडेंट कराया, तो कितने पर रिफ्लेक्टिव हो गई, कितने पर हो गई रिफ्लेक्ट, 45 डिग्री पर। तो पहला पॉइंट यही तो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि आपतित किरण को जितना झुकाया जाता है परावर्तित किरण उतनी ही झुक जाती है। क्यों, इसलिए क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि कौन I इक्वल टू क्या होता है, कौन R होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। दैट्स क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, यदि कोई आपतित किरण, समझ लेना ध्यान से, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर कैसे आपतित होती है, ये मान के चलो कोई परावर्तक पृष्ठ है और ये आपने प्रकाश क्या करा है इस पर, अभी तो हमने एंगलों से करा रहे थे, मैं कह रहा हूं एंगल में कैसे, अभिलंबवत, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के साथ 90, ठीक है ना। तो अभिलंबवत आपतित होता है तो वो प्रकाश बिना मुड़े क्या है, सीधा ही उसी दिशा में लौटकर चला जाता है। ये देखिए, यानी कि जैसे आया वैसे ही लौटकर चला गया। ये किसको दर्शा रहा है, आते हुए प्रकाश को। ये एरो किसको दर्शा रहा है, आते हुए प्रकाश को, और ये एरो किसको, जाते हुए, ठीक है। तो किस पर, अगर प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर कैसे आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है। कैसे, अभिलंबवत, तो वो सीधी उसी माध्यम में लौटकर वापस उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है। आ रही है बात समझ में, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वापस से जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए आप वापस से पूछ सकते हो। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली चीज है कि परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में वो परावर्तित जो तरंग है या प्रकाश की किरण है उसका वेग, उसकी आवृत्ति, जिसे हम किससे लिखते थे, एन से, किससे लिखते थे, एन से, वेग को v से डिनोट कर देते हैं, और उसकी तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते थे, लैम्ब्डा से, किससे लिखते थे, लैम्ब्डा से, ठीक है ना। आवृत्ति को किससे लिखते थे और लिखते हैं, कई बार न्यू से भी लिख देते हैं इसको, आवृत्ति को एन से भी लिख देते हैं, तथा वेग v में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसके में, आपतित किरण। जैसे ये v से आई तो लौटकर भी किससे गई, v से। आने वाली प्रकाश की आवृत्ति क्या थी, n, तो इसकी भी, यानी लौटने वाली प्रकाश की किरण की आवृत्ति भी क्या रहेगी, n रहेगी। कितनी तरंग दैर्घ्य थी, लैम्ब्डा, तो जाने वाली यानी रिफ्लेक्टिव किरण की तरंग दैर्घ्य भी क्या रहेगी, लैम्ब्डा ही रहेगी। जबकि आने वाले प्रकाश की तीव्रता, I से भी लिख देते हैं इसको, इंटेंसिटी, ठीक है ना। इस प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, इस परावर्तक पृष्ठ, किस पर निर्भर करती है, परावर्तक पृष्ठ पर, क्योंकि कोई परावर्तक पृष्ठ कोई ज्यादा सुचालक होती है, वो ज्यादा प्रकाश की एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकाश की जो तीव्रता है प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, इस परावर्तक सतह पर निर्भर करती है, यानी कि परावर्तक सतह की तीव्रता उस परावर्तक पृष्ठ पर निर्भर करती है। जबकि नहीं तो उस आपतित किरण की क्या बदलती है भैया, ना तो आवृत्ति बदलती है, ना उसकी तरंग दैर्घ्य बदलती है, ना उसका वेग बदलता है, यानी कि वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। और जो तीव्रता चेंज होती है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उस परावर्तक पृष्ठ की सतह पर। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, मैं वो भी समझा देता हूं, वो 11वीं कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं पहले से ही, तो आप ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी चीजें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वापस से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण, हम पढ़ के आए थे तरंग वाले चैप्टर में, आपको बता देता हूं, कल मैंने बताया था प्रकाश की प्रॉपर्टी, और उसमें मैंने बताया था कि भाई प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ प्रकृति की विद्युत चुंबकीय तरंग। आ रही है बात समझ में, अनुप्रस्थ प्रकृति की
विद्युत चुंबकीय तरंग। और फिर मैंने लैम्डा के बारे में भी बताया था, यानी कि ये क्या है, सुरंग, ये भी क्या है, सुरंग। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी, या मैं क्या कर दूं, गर्त, ये गर्त, ये भी गर्त, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती थी, लैम्डा कहलाती। ठीक है ना। तो हम उस चैप्टर में पढ़ के आए थे कि तरंग, यदि कोई अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, किसी दृढ़ माध्यम से क्या करती है, टकराती है। क्या होती है, टकराती है। तो वो क्या है भैया, उसकी कला में अंतर आ जाता है। कितने का, पाई का। यानी कि ये तरंग ऐसे गई थी और यहां इससे टकराकर कैसे आती थी, जस्ट अपोजिट, उल्टा ऐसे आती थी। कितने का कलांतर हो गया, पाई। कितने का कलांतर, पाई। कलांतर, कलांतर का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद करके देख सकते हो, कला प्लस अंतर, यानी कि इनकी कला में अंतर। और कलांतर, समयांतर, ये सारी चीजें हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार 9वां चैप्टर पढ़ के देख लेना और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि यदि प्रकाश की किरण, यदि परावर्तन में प्रकाश की घटना में तरंगों के बीच में कितने का, पाई का कलांतर। जैसे देखिए ये कोई क्या है, परावर्तक पृष्ठ। क्या है भैया, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अगर ये प्रकाश की आपतित तरंग है, ठीक है, तो ये कौन सी तरंग हो गई, आपतित। ये कौन सी हो गई, परावर्तित। तो ये कितने एंगल से, यानी कि कितने का कलांतर आ जाएगा, पाई कलांतर। कितने का आ जाएगा, पाई कलांतर। आप देख सकते हो कैसे, अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो इसमें जैसे ये कोई तरंग आई तो ये लौट कर जाएगी, तो कैसे जाएगी, तो कितने का कलांतर हो गया, पाई का। और पाई का कलांतर होता है तो दोनों तरंगें जस्ट एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये चौथा पॉइंट, यानी कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तन की, चौथा पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में आपतित किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच पाई कलांतर होता है। क्या होता है, पाई कलांतर होता है। आगे बात समझिए। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने यहाँ समझाया, कितने का कलांतर हो गया, पाई का कलांतर हो गया। आई बात समझ में। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई परावर्तन के, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में कितने का कलांतर, पाई का कलांतर आता है। ठीक है ना, पाई का कलांतर आता है। इसको क्या कहते हैं, स्टोक का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोक का नियम भी कहते हैं। तो अब आगे मैं बात करूं, परावर्तन की बात कर ली, क्योंकि परावर्तन से ही वस्तुएं में क्या दिखाई दे रही हैं, यानी कि कैसे, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और वस्तु से प्रकाश टकरा कर आया हमारी आंख की रेटिना पर। ठीक है ना, और उसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। फिर क्या बन गया उसका, हमारी आंख पर प्रतिबिंब बन गया। तो अब बात करते हैं किसकी, प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब, इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज। तो प्रतिबिंब होता क्या है, क्या होता है प्रतिबिंब, इसके बारे में हम बात करें। जब प्रकाश क्या होता है, परावर्तित यानी आपतित होगा, आपतित होने के पश्चात क्या होगा, परावर्तित होगा। तो प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात जिन बिंदुओं पर मिलती है, आ रही है बात समझ में, जब प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात जिन बिंदुओं पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती है। या तो वास्तव में मिल रही होंगी, और मिल नहीं होंगी तो मिलती हुई क्या हो रही होंगी, प्रतीत हो रही होंगी। और वहीं किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आ रही है बात समझ। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा।
प्रतिबिंब होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है ना, और एक कौन सा होता है? आभासी। आभासी को हम क्या कह सकते हैं? काल्पनिक। सिर्फ क्या किया जाता है इसका? वास्तव में नहीं बनता है इसका, सिर्फ आप क्या कर सकते हो? आभास कर सकते हो, इसकी इमेजिनेशन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रतिबिंब कौन सा है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे, ये गोलीय परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके बाद में, तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं बता देता हूं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी कैसे बनते हैं। तो देखिए ये कोई गोलीय पृष्ठ है और इस पर क्या है? ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, और आपतित होने के पश्चात इससे क्या होगी? टकराएगी। ये मैंने पॉलिश कर दी है तो कैसी नहीं है? पारगमित पृष्ठ नहीं है, अपारदर्शी पृष्ठ है, ठीक है ना। कैसी नहीं है? पारदर्शी नहीं है, यानी कि आर पार नहीं जाएगा प्रकाश। कैसी है? अपारदर्शी। कैसी है? अपारदर्शी। तो इससे प्रकाश की किरण क्या हुई? टकराई, और टकरा कर वापस लौट गई। ऐसे ये कोई और प्रकाश की किरण थी, इस परावर्तक पृष्ठ से, गोलीय परावर्तक पृष्ठ से क्या हुई? टकराई, और टकराने के पश्चात गुजर गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों परावर्तित किरणें जहां मिलेंगी, कम से कम एक प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी परावर्तित किरणें चाहिए हमें? दो तो कम से कम होनी ही चाहिए, तभी क्या बनेगी? उसकी इमेज बनेगी, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों वास्तव में क्या हो रही है? यहाँ एक दूसरे को काट रही है, यानी कि यहाँ मिल रही है और मिल रही है, तो यहाँ कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। आ रही है ना बात समझ में? वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? उल्टे, यानी कि ये वस्तु है ऐसे, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसे। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है ना? यानी कि जैसे मैं कहूं, जैसे ये मार्कर अभी मैंने बताया आपको ऐसे खड़ा है, और अगर मैं इसके प्रतिबिंब की बात करूं तो ये ऐसे खड़ा था, अब कैसे मिलेगा? ऐसे, ठीक है ना। और हमेशा कैसे? उल्टे बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आभासी प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की। तो देखिए मैंने डेफिनेशन में कहा था कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में तो वास्तव में वो परावर्तित किरणें क्या हो रही होती हैं? मिल रही होती हैं, और किसका निर्माण करेंगी? वास्तविक प्रतिबिंब का। लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करूं तो वास्तव में वो परावर्तित किरणें क्या नहीं हो रही होंगी? मिले नहीं रही होंगी, एक दूसरे को काटती नहीं है। लेकिन मैं अगर उन परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाता हूं, जैसे देखिए ये कोई प्रकाश की किरण इस गोलीय पृष्ठ पर क्या हुई? आपतित हुई, ठीक है ना। आपतित होने के पश्चात क्या होगा? उसका परावर्तन होगा, ये परावर्तित किरण हो गई। ऐसे ये कोई अन्य प्रकाश की किरण आई, ये कोई अन्य प्रकाश की किरण आई, ये आ गई, ये इससे टकराकर वापस लौट गई, ये अभिलंबवत आपतित हुई, जैसी आई वैसे की वैसे लौट गई, ठीक है ना। अब देखो ये कहीं काट रही है कि एक दूसरे को? कहीं नहीं काटेंगे, ये तो ऐसे फैल रही है, ऐसे जा रही है। आ रही है ना बात समझ में? तो आगे चल के कहां काटेंगे? कहीं नहीं। लेकिन अगर इनको मैं पीछे की ओर, इनके पीछे की ओर, जैसे ये मैंने बढ़ा दिया, यहाँ इसको बढ़ा दिया परावर्तित किरण को, और यहाँ ये क्या हो रही है? काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं काट रही है। आ रही है ना बात समझ में? वास्तव में नहीं काट रही है, केवल क्या है? काटती हुई प्रतीत हो रही है। और यहाँ कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? काल्पनिक, या क्या कह दूं मैं? आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। दर्पण पढ़ने वाले सब समझ में आ जाएगा आगे दर्पण में, ठीक है ना। तो कैसा प्रतिबिंब बन गया? आभासी। और हमेशा कैसे बनेंगे? ये सीधे, यानी कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी आपको इमेज मिलेगी, वो भी कैसी मिलेगी? ऐसी सीधी मिलेगी, ठीक है ना। और इसको कहां प्राप्त नहीं कर सकते हो आप? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। वास्तव में इसको आपको यानी कि वास्तव में ये क्या है? पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो प्रतिबिंब तो आपको समझ में आ ही गया, अभी मैंने समझाया।
और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, इंजॉय के साथ। चेहरे पे क्या होनी चाहिए, एक प्यारी सी स्माइल, उसके साथ पढ़ना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स बहुत क्या देती है, आनंद देती है, तो आनंद के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। अभी जो मैंने वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बताए थे कैसे बनते हैं उसमें, तो मैं बात कर रहा हूं दर्पण की। और दर्पण में गोलीय दर्पण, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था। तो दर्पण होता क्या है, यानी कि गोलीय दर्पण की बात करूं तो मैं गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होती है, जो परावर्तक यानी कि उससे प्रकाश टकरा कर जाता है, वो कैसी होती है, वक्राकार होती है। कैसी होती है, वक्राकार, कर्वियल है ना, कर्वियल, ठीक है। अब इस कर्वियल को क्या कर देते हैं हम, इसके या तो अंदर कर देंगे पॉलिश या बाहर कर देंगे, और कैसी परावर्तक पृष्ठ का इसका क्या कर लेंगे, हम निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण होते क्या है, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं या वक्राकार होते हैं, वक्र पृष्ठ होते हैं, क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और ध्यान रखना, दर्पण किस पर आधारित युक्ति है, परावर्तन पर। किस पर आधारित युक्ति है, परावर्तन पर। दर्पण क्या है, किसका काम करता है, परावर्तन का काम करता है, ध्यान रखना। आगे लेंस एक टॉपिक आएगा, वो किस पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना। जब भी आप अपना फेस देखते हो, बढ़िया सा अपना चेहरा है, स्माइली फेस है, इसे किस में देखते हैं हम, सामने जब ड्रेसिंग टेबल के समतल दर्पण में देखते हैं, तो आप देखना उसके पीछे पॉलिश हो रही होती है, क्योंकि प्रकाश क्या नहीं करेगा, आर पार नहीं जाएगा। और जब आर पार नहीं जाएगा तो अपना चित्र क्या है उसमें बन जाएगा, अपनी जो प्यारी सी शक्ल है, जैसी भी है, खूबसूरत जैसी भी, उसका क्या बन जाएगा, उसमें इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज, ठीक है ना। तो दर्पण किस सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आ रही है ना बात समझ में। अब मैं बात करता हूं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। जैसे कांच का गोला है और उस गोले को काट कर हम क्या है, दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये गोला है, ये कांच का क्या है, गोला, ठीक है, ये कांच का क्या है, गोला, ठीक है। अब इसके क्या है, मैं अंदर भी पॉलिश कर सकता हूं, कहां कर सकता हूं पॉलिश, अंदर भी कर सकता हूं, और कहां कर सकता हूं, बाहर भी कर सकता हूं, ये कर दिया मैं। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, काट दूं, ध्यान से सुनना, इसी से बनेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। इसका क्या होगा, कोई सेंटर होगा, जैसे ये सेंटर मान लिया। अब इसके क्या कर दूं मैं, जैसे मैंने इसको काट दिया, 4 भाग कर दिए, ठीक है, इसको भी काट दिया। तो इस आधार पर गोलीय दर्पण क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो अवतल दर्पण, ठीक है ना, और एक कौन सा, उत्तल। आ रही है बात समझ में। पॉलिश कहां करी, यानी कि अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में अंदर नहीं बाहर, यानी कि अवतल दर्पण, ध्यान से सुनना, पॉलिश अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं। अवतल दर्पण में पॉलिश अंदर नहीं, कहां करोगे, बाहर, कहां करोगे, बाहर, ठीक है ना। अब बात करूं मैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में पॉलिश कहां करोगे, ऊपर नहीं, ऊ आ रहा है ना उत्तल में, ऊ, तो ऊ यानी ऊपर नहीं, कहां, अंदर, तो कहां की है मैंने पॉलिश, अंदर, उत्तल दर्पण। तो देखो इसकी एक सतह ले सकता हूं मैं, जैसे इसको मैंने काटा तो ये बन गया, ठीक है ना। इसकी अगर मैं लूं, ये ले ली मैंने, ये सतह मिल गई। कैसी सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ कह दूं, ठीक है ना। कैसी, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो किसकी परावर्तक पृष्ठ कहूं मैं इसको, अवतल दर्पण की। इसको किसकी कह दूं, उत्तल दर्पण की। आ रही है बात समझ में। यानी कि अगर आपको गोले से क्या है, अवतल दर्पण बनाना है, तो अवतल दर्पण में पॉलिश कहां करोगे, ए आ रहा है ना, तो अंदर नहीं, बाहर। उत्तल दर्पण में ऊ आ रहा है, तो ऊपर नहीं, अंदर, ठीक है ना। तो किसका निर्माण कर लिया हमने, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। अब ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण को मैं क्या कहता हूं, अभिसारी दर्पण भी कहता हूं, ध्यान रखना। कन्वर्जेंट, क्या, कन्वर्जेंट, अभी बताऊंगा क्या होता है मतलब इसका।
और अंग्रेजी में हम अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस भी, ओ कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, लेंस नहीं सॉरी, क्या मिरर। और उत्तल को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रख लें, अंग्रेजी में थोड़ा ठीक रहता है, याद जल्दी रह जाता है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसको क्या कह रहा हूं मैं, यानी कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, फोकसित करने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है, एक ही बिंदु पर फोकसित करने का, यदि कि अभिसारित करने का क्या करता है, काम करता है। और इसलिए मैं क्या कहता हूं, इसको अभिसारी दर्पण भी कहता हूं। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे मैंने क्या कहा, कैसी परावर्तक पृष्ठ है, ये कौन सा दर्पण है, कौन सा है भाई, अवतल, तो अवतल दर्पण ये हो गया आपका, ठीक है। अवतल दर्पण की क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। अब इस पर क्या है, कोई प्रकाश आया, ये आपतित हो गई, और आपतित होने के पश्चात क्या हुआ, वो लौट के गया, ऐसे ये कोई प्रकाश की किरण ये आ गई, और सबको इस अवतल दर्पण ने क्या कर दिया, एक ही बिंदु पर फोकसित कर दिया। क्या कर दिया, फोकसित कर दिया, यानी कि लाइट को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक ही बिंदु पर। तो कैसा दर्पण कहलाएगा ये, अभिसारी दर्पण। अभिसारी यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस क्या काम करता है, लाइट को इकट्ठा करने का, अभिसारित करने का, इसलिए हम इसे किस नाम से भी जानते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। आ रही है ना बात समझ में, समझते जाओ, बहुत काम की चीज है, दैनिक जीवन में भी काम की चीज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में देखिए, अरे नाई की दुकान पे जाते हो ना कटिंग कराने, और अपना ये जो प्यारा सा चेहरा है, इसको नाई की दुकान पर जब जाके देखते तो अपने गाल थोड़े फूले फूले से लगते हैं। अरे लगते हैं मोटे या नहीं लगते, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण से जो निर्माण होता है उसमें प्रतिबिंब थोड़ा क्या है, बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में छोटा। आ रही है बात समझ में। आपने देखा होगा बाइक चलाते समय जो बाइक के साइड ग्लासेज होते हैं या बसों के साइड ग्लासेज होते हैं, उनमें प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, अपना बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। या फिर आपने शादी ब्याहों में देखा होगा कि वो झूमर लटके होते हैं, झूमरों में छोटे छोटे ग्लास होते हैं, कौन से दर्पण होते हैं उनके अंदर, जो छोटे छोटे दर्पण लगे होते कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उसमें छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो वहां का दृश्य कैसा हो जाएगा, मनमोहक हो जाएगा। तो सजावट के रूप में या फिर साइड ग्लासेस के रूप में किसका, उत्तल दर्पण का काम लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत ज्यादा एरिया क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और साइड ग्लासेस में क्या लगा, उत्तल दर्पण, तो बहुत सारा एरिया क्षेत्र क्या हो गया, पीछे वाला कवर हो गया, तो उसमें बहुत चीजें दिखाई दे जाएंगी, जिससे दुर्घटना के शिकार से क्या है, बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें ध्यान से पढ़े, बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, इसको कहते हैं हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी यानी डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण तो क्या कर रहा था, लाइट को फोकसित कर रहा था। क्या कर रहा था, फोकसित कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है, लाइट को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, यानी कि अपसारित कर देता है। जैसे देखिए ये कोई प्रकाश की किरण थी, कैसा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो देखिए इस पर प्रकाश आया, आकर ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ऐसे ये आई, ये प्रकाश की किरण आई, आकर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अरे आ रही है ना बात समझ में, परावर्तित हो गई। ऐसे ये आया, ये परावर्तित हो गई, ये आया तो ये परावर्तित, लेकिन कहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं, इन परावर्तित किरणों को मिलाऊं, आगे बढ़ाऊं सबको, तो दर्पण के पीछे की ओर ये क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा इससे प्रतिबिंब, अरे कैसा प्रतिबिंब बनेगा भैया, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। इससे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा, सीधा, सॉरी
कैसा? उल्टा। ठीक है ना? कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। आ रही है ना बात समझ में? तो उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? डाइवर्जेंट मिरर। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ठीक है? इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टे। और इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधे। और कैसे निर्माण करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। यानी कि एक गोला होता है कांच का, अगर अंदर नहीं बाहर तो कैसा? अवतल दर्पण। ऊपर नहीं अंदर तो कौन सा? उत्तल दर्पण। आ रही है ना बात समझ में? और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर जान सकते। कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो वापस से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दर्पण की बात हो गई थी, तो दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे, जिससे हम आगे क्या करेंगे? प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो ध्यान से सुनते चलना। और मैं तो ये कहूँगा खुद के नोट्स घर पे तैयार करें, जिससे जब भी स्कूल क्या हो, ओपन हो, तो आपको दिक्कत नहीं आए। और आपको कम से कम ये तो लगे जितने भी चैप्टर हो जाएंगे या कम से कम 20 नंबर का कर लिया, चाहे 25 नंबर का कर लिया, तो आपके पास क्या रहेगी? पॉजिटिव यानी कि ऊर्जा रहेगी। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ऊर्जा रहेगी। मैं पॉजिटिव कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव शब्द से क्या हो गई है? नफरत हो गई है। नहीं, सब भी यही बोलते थे, बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन 2020 ऐसा आया है जिसने पॉजिटिव शब्द से क्या करवा दिया? आपको घृणा करवा दिया। क्यों? क्योंकि सब ये कहते हैं कि क्या नहीं आ जाए? पॉजिटिव नहीं आ जाए। आ रही है ना बात समझ में? क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। जबकि रियल लाइफ में अपने को क्या नहीं होना है? नेगेटिव नहीं होना है। क्या होना है? पॉजिटिव होना है। ठीक है ना? तो अब हम बात कर रहे थे दर्पण की। तो दर्पण में हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात की थी। तो इन दर्पणों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ठीक है ना? और ध्रुव की मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि भाई ये जो दर्पण होते हैं, ये कांच का गोला है और इसे काट कर क्या कर देते हैं? हम बना लेते हैं। अंदर क्या कर देते हैं? पॉलिश। तो अंदर पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं? बाहर। जब मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो पॉलिश अंदर नहीं करके मुझे क्या कहाँ करनी पड़ेगी? बाहर करनी पड़ेगी। बाहर कर दी मैंने, परावर्तक सतह बन गई है। ठीक है ना? क्यों पॉलिश क्यों करते हैं? क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना? अपारदर्शी होना चाहिए। और उत्तल दर्पण में ऊपर नहीं अंदर, तो मैंने ये अंदर कर दी। ठीक है ना? तो अब मैंने इसमें से बनवाई फोर्थ हिस्सा ले लिया, यानी कि इसका। तो जैसे मैंने इसका लिया तो कैसे लेऊंगा इसको? ये ऐसे लेऊंगा, ये ना। तो मैं इसको कहता हूं दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब जहां तक ये क्या कर सकता है? प्रकाश जाएगा इस पर। ठीक है ना? वो क्या कहलाएगा? दर्पण। अब मैं इसमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण, और मैं बात करता हूं किसकी? उत्तल दर्पण। इनकी डेफिनेशन की भी बात कर लेता हूं। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई आपको, वैसे आपको पता है, बता दिए मैंने वैसे तो, लेकिन डायरेक्ट रूप से। यानी कि अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहां तो पॉलिश कर दी, परावर्तक पृष्ठ कहां होगा? ये होगा। यहां से जाएगा प्रकाश लौट कर, टकरा कर इससे, यहां से परावर्तित होगा, जैसे ये। ठीक है ना? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो? धसा हुआ हो, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। अब देखो मैं उत्तल की बात करूं तो उत्तल दर्पण में ये किसका काम करेगा? परावर्तक सतह का काम करेगा। ये वाला हिस्सा इसका। ये क्या है? थोड़ा ऊपर बाहर की ओर निकल रहा है ना, उठा हुआ है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर क्या हो? उठा हुआ हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना? आ रही है ना बात समझ में? आई होप आ गया होगा समझ में। हम बात ध्रुव की कर रहे थे। तो ये क्या है? दर्पण का द्वारक। जहां तक प्रकाश क्या है? यहां तक प्रकाश की किरण आ सकती है, तो ये क्या है? द्वारक। ठीक है ना? और द्वारक के बीचों बीच का काल्पनिक बिंदु, जैसे मैंने ये मान लिया, द्वारक के बीचों बीच का काल्पनिक बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। और इसे सामान्यतः हम किससे लिख देते हैं?
पी से, क्यों पी पोल, तो पोल का क्या ले लिया हमने, पी। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इसका अगर ये बीचों बीच में ये स्थिति है तो ये इसका क्या हो गया, उत्तल दर्पण का पोल हो गया। अरे आ रही है ना बात समझ में? ये क्या करता है, फैला देता है, तो फैला दो आप प्रकाश को, अपसारित करता है ना ये, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? यानी कि दर्पण के द्वारक के बीचों बीच का काल्पनिक इमेजिनेटिव होता है बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव, ठीक है ना? अब ये तो आपका ध्रुव हो गया, इसे सामान्यतः हम पी से लिख देते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी, वक्रता केंद्र की। किसकी बात कर रहा हूं, वक्रता केंद्र की। तो अभी मैंने कहा जिस गोले को हम काट कर क्या कर रहे हैं, दर्पण का निर्माण कर रहे हैं, जिस गोले को काट कर हम क्या कर रहे हैं, दर्पण का निर्माण कर रहे हैं, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना? देखो इसमें काटा हमने, तो इसका यानी कि अवतल, ये अवतल ही तो है, अवतल दर्पण का निर्माण किया है। यहां से किसका निर्माण किया है, उत्तल दर्पण का। किसका निर्माण किया है, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना? तो अब यहीं से देखो आप, ये काटा तो इसका कहां आएगा, मैं इसको अगर ऐसे घुमाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये गोला बन जाएगा। अरे गोला ही तो बनेगा, तो उसका केंद्र जैसे ये आ गया, ठीक है ना? इसको मैंने काटा तो इसका तो वक्रता केंद्र कहां आ गया, ये आ गया। और इसे हम किससे लिख देते हैं, सी से, कैपिटल सी से। अब इसको देखो आप, उत्तल दर्पण के लिए पॉलिश कहां है, अंदर, तो इसको मैं क्या करूं, ऐसे बढ़ाऊं। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो इसका कहां आएगा, कहीं इधर ही तो आएगा। यानी कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां, दर्पण के सामने आता है, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां आता है, दर्पण के पीछे आता है। आ रही है ना बात समझ में? तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, जिस गोले को काटकर आपने किसका निर्माण किया है, दर्पण का किया है, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, उस गोले का केंद्र, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। दैट्स दूसरा पॉइंट इज क्लियर, ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं किसकी, वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात कर रहा हूं, वक्रता त्रिज्या की। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है ना? तो ध्रुव कौन, पोल, और वक्रता केंद्र सी, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं भैया, कैपिटल आर से। आ रही ना बात समझ में? यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आ रही है ना बात समझ में? एनर्जी रखो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। अब बात करते हैं किसकी, मुख्य अक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, मुख्य अक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य अक्ष की। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो ये वक्रता केंद्र मान लिया, ये क्या मान लिया आपने, पोल मान लिया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र, और ध्रुव, ये रहा ध्रुव, से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गई आपकी, मुख्य अक्ष। आ रही है ना बात समझ में? क्या हो गई, ऐसे यहां से देखो, ये इसका सी, ये इसका पी, तो ये क्या हो गई, क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष। ये इसका क्या हो गया, सी। अगर मैं इसको सी डैश कह देता हूँ, दूसरा दर्पण में इसको सी कह देता हूँ, इसको आर डैश कह, कुछ भी कर, ठीक है ना? ये क्या हो गया, पोल हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र हो गया। ये कौन सी अक्ष हो गई आपकी, मुख्य अक्ष हो गई। कौन सी अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष।
कौन सी? मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं किसकी? फोकस बिंदु की। किसकी बात करते हैं? फोकस बिंदु की। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से सुनिए, फोकस बिंदु में क्या है? मुख्य अक्ष अभी पढ़ी थी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये मुख्य अक्ष है आपकी, और इसके पैरेलल में और बना देता हूं साफ साफ। देखो जैसे ये है, अब तली लिया है मैंने, ठीक है ना। इसको क्या कह दूं? P। इसको क्या कह दिया मैंने? C कह दिया, वक्रता केंद्र। तो ये क्या हो गई? वक्रता केंद्र, और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा क्या हो गई आपकी? मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, अब ये आई तो इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा भैया? जैसे मैं इसको यहां लिख देता हूं, कहीं भी आ सकता है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है? सी यहां लिख देता हूं। इसमें रिलेशन है 2f होता है, फिर बाद में बात करेंगे, बाकायदा सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष ये रही आपकी मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है, ये मुख्य अक्ष है आपकी, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत कहां होंगी? यहां होंगी, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। ये अवतल दर्पण है, इसमें वास्तविक बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिल देंगी तो किस में? अवतल दर्पण में। या मिलती हुई प्रतीत होती है, किस में होंगी? उत्तल दर्पण में। वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। और इसे हम सामान्यतः किससे लिखते हैं भैया? कैपिटल F से। आ रही है बात समझ में? वापस से एक बार और सुन लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम फोकस बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में? बात करें हम किसकी? फोकस दूरी की। तो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, क्या इसको F से लिख दिया फोकस बिंदु को, और अब मैं बात कर रहा हूं फोकस दूरी की। ये तो फोकस बिंदु, क्या? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और इसे मैं स्मॉल f से लिखता हूं। इसे हम किससे लिखते हैं भैया? स्मॉल f से। तो ये क्या हो गई आपकी? फोकस दूरी स्मॉल f। और मैं बात करूंगा किसकी? फोकस तल की। किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान से सुनना, फोकस तल की। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मुख्य अक्ष के, ये यानी कि मुख्य अक्ष पर क्या स्थित है आपका? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु के मुख्य अक्ष से होकर फोकस बिंदु से होकर, यानी कि फोकस बिंदु के अभिलंबवत, क्या? फोकस बिंदु के अभिलंबवत तल को क्या कहते हैं हम? फोकस तल। यानी कि ये क्या आपका फोकस बिंदु, और इसके अभिलंबवत तल, ये फोकस बिंदु हो गया। इसके अभी जैसे मैं कहूं ये आपकी मुख्य अक्ष है, कहीं इस पर क्या है कोई? ये आपका फोकस बिंदु है, और इससे होकर गुजरने वाला, अभी इस बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। कहां से? फोकस बिंदु से गुजरेगा वो फोकस बिंदु के अभिलंबवत तल। फोकस बिंदु के अभिलंबवत तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। यानी कि यहां से ठीक है ना, इसके अभिलंबवत तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो आशा है आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जो कोरोना महामारी है, अभी स्कूल खुलने का जुलाई में चांसेस है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अब खुले तो हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं
यानी कि आपके माता पिता वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो समय है इसको जितना यूटिलाइज कर सको, जितना आप घर पर रहकर उपयोग में ले सको, उसके लिए ये वीडियोज आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो आप 30 या 35 मिनट का समय निकालकर इनको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साइड में एक घंटी है यानी कि बेल, जिससे कि आप उसको क्या करोगे, उसको दबाओगे तो आपको जितने भी पीसी क्लासेज के नए नए वीडियोज जो आएंगे उनके क्या मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो उसको क्या करें, जरूर दबाएं, बेल को जरूर दबाएं और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी काम अगर आपको नहीं है तो फालतू में अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमें, क्योंकि कोरोना में अब हमारा देश टॉप 5 में हो चुका है और जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से कहने में तो खैर शर्म ही लगती है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में ये बढ़ने वाला है। तो आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन वीडियोस को देखकर खुद के भी नोट्स बनाएं। किसी लाइन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।